नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी में हम लोग पंचायती राज का इतिहास और समितियों से संबंधित एमसीक्यूज़ कर रहे थे। हमने 15 नंबर क्वेश्चन्स तक कर लिए थे। उसी के आगे शुरू करते हैं 16 नंबर से। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। इसमें जैसे आज संडे है, तो आज आपको मॉक टेस्ट नंबर चौथा दिया जाएगा और फिर बाकी के जो बचे दिन हैं, जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन्स हैं और 100 क्वेश्चन्स आपके जो परीक्षा का जो सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग है। और अगर आप इसको जॉइन करते हो, तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मार्केट में नहीं है। इसके अलावा इन्हीं 100 क्वेश्चंस का लगभग 7 से 8 घंटों का डिस्कशन होता है ताकि आपका जो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, वो रिवाइज़ हो सके। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए। और क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वो किस तिथि को लागू हुआ? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन मैं कुछ अलग क्वेश्चन्स आपसे पूछता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले ये जो 73वां है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब लागू हुआ? तो आप बताओगे 24 अप्रैल 1993 को। ये 24 अप्रैल ये जो 73वां है, इसे कहा जाता है पंचायती राज का अधिनियम, पंचायती राज, ठीक है? अच्छा ये जो 24 अप्रैल है, इसी वजह से चूँकि लागू हुआ था, इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है? ये तो 73वें संविधान संशोधन की बात हो गई। अगर मैं आपसे बात करूँ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये किसकी बात करता है? ये बात करता है नगर पालिका की। तो नगर पालिकाओं से संबंधित अमेंडमेंट एक्ट कौन-सा है? तो आप बताओगे 74वां। ये कब से लागू हुआ है? तो आप बताओगे 1 जून 1993 से। 1 जून 1993 से। अच्छा कुछ अधिनियम और हैं जो मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। जैसे मैंने लिखा अधिनियम 1947। इसका आशय क्या है? इसका आशय है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, ठीक है? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 ये गज़ट में कब प्रकाशित हुआ? ये गज़ट में प्रकाशित हुआ था 27 दिसंबर 1947। अर्थात जब गज़ट में प्रकाशित होता है तो उसी समय से वो लागू माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा गज़ट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ। एक मुझे और बताओ अधिनियम 1961 ये क्या है? ये है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। जिला पंचायत अधिनियम। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ये गज़ट में कब प्रकाशित हुआ था? तो आप बताओगे 3 दिसंबर 1961 को। और 1947 वाला कब लागू हुआ था? 27 दिसंबर 1947 को, ठीक है? एक और मुझे बताओ। एक और मुझे आप बताइए। अ, ये हो गया 1961 हाँ, तो ये मुझे बताइए आप उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और ये गज़ट में कब प्रकाशित हुआ था? 24 जनवरी 1959। अच्छा, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, ये 1916 में आया था और 1 जुलाई को ये गज़ट में प्रकाशित हुआ था। 1 जुलाई 1916 को। एक अधिनियम और है, ये डायरेक्ट आप इसको याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति 1999, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 ये याद रखना, ये वर्ष याद रखना। और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जिला योजना जो समिति है या उत्तर प्रदेश जिला योजना में कौन-कौन से संस्थान शामिल होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिल जाएँगे, ठीक है? तो इनकी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वापस आओ अपने क्वेश्चन में, 16वें का सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, 24 अप्रैल 1993। अब नेक्स्ट देखो 17वां नंबर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसे पंचायती राज में सबसे अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था? तो बलवंत राय मेहता ने कहा किसे बनाया था? बलवंत राय साहब ने कहा था पंचायत समिति के लिए। वहीं आपसे अगर अशोक मेहता के बारे में पूछे कि अशोक मेहता ने सबसे शक्तिशाली निकाय किसे बनाया है? तो आप बताओगे जिला परिषद को, ठीक है? भूलना नहीं है। अब देखो मैं बलवंत राय से संबंधित
कुछ बातें आपको बता दूँ या आपको अगर पता है तो ये बातें आपकी रिवाइज़ हो जाएँगी, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति में एक बात याद रखो, ये जनवरी 1957 में गठित हुई थी और इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश की में रिपोर्ट पेश की, ठीक है? जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ और नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई थी? तो आप सबको पता होगा, 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में शुरू किया गया था और एक था राष्ट्रीय विस्तार सेवा और ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में और इन्हीं दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। बात यहाँ तक समझ पाए आप? फिर से समझ लो। बलवंत राय मेहता समिति का गठन काहे किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 से चल रहा था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 से चल रहा था। इन्हीं दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए बलवंत राय साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जो 1957 में गठित की गई और नवंबर 1957 तक इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसने कई सारी सिफारिशें दी ताकि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन आ सके। अब देखो मैं इसकी जो बलवंत राय मेहता साहब हैं, इनकी मैं सिफारिशों को बता दूँ। सिफारिशें, ठीक है? ये सिफारिशें बार-बार याद करिए, अगर आपको याद भी हैं तब भी याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे, ठीक है? एक भी क्वेश्चन अगर कन्फ्यूज़न में चला गया तो फिर हाँ, बड़ी समस्या होगी। तो अब देखो ज़रा बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिशें क्या हैं? बलवंत राय साहब ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहली सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज पंचायती राज पद्धति हो, ठीक है? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति हो जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत हो, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत हो, उसके ऊपर हो जिला पंचायत। जिला पंचायत में होनी चाहिए जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत में पंचायत समिति पंचायत समिति। अब आपसे क्वेश्चन ये सीधा-सीधा पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायत समिति किस स्तर पर थी? तो आप बताओगे मध्यवर्ती स्तर पर, है ना? ये कहाँ पर है? ये है मध्यवर्ती स्तर पर। यहीं पर तो है, बीच में है, ठीक है? अब ज़रा देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन तीनों में से वो देखो, ये है ग्राम पंचायत, ये है ग्राम पंचायत। अब मैंने ये आपको मैंने बताया, ये वाला फिगर जस्ट वेट अ मिनट, देखो, इसमें 3 स्तर थे, जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम पंचायत। ये है आपका ग्राम पंचायत, ये है पंचायत समिति, ठीक है? और ये क्या है? ये है जिला पंचायत या हम कहें जिला अ, परिषद, है ना? अब यहाँ से गौर करो, ये जो ग्राम पंचायत है, बलवंत राय मेहता की मैं सिफारिशें उठा रहा हूँ। ये जो ग्राम पंचायत है, बलवंत राय साहब ने कहा है कि ग्राम पंचायत का गठन, इसका गठन या फिर इसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से, शब्दों को पकड़ना, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होनी चाहिए, के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है? ग्राम पंचायत का गठन या स्थापना कैसे होगी? प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा इसका गठन या इसकी स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, बलवंत राय मेहता साहब से पूछा गया कि ये दोनों संस्थाएँ बताओ, इनका गठन कैसे होगा? कौन दोनों? ये दोनों, पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद ये दोनों समितियाँ और जिला परिषद, इनका गठन कैसे होगा? तो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन होगा, वो होगा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा, ठीक है? अब देखो यहाँ से आपके स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर पहला बनाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए सवाल पूछा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं हैं? पहला स्टेटमेंट बना दिया कि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होता था।
बलवंत राय मेहता के अनुसार, तो ये गलत हो जाएगा फिर, है ना? जबकि बलवंत राय साहब ने साफ-साफ कहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद का जब भी गठन होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होगा। वहीं ग्राम पंचायत के लिए ही केवल बलवंत राय साहब ने कहा है कि इनका गठन ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होना चाहिए। यहाँ तक बात आप समझ पाए? अब देखो, मैं कुछ बातें इनकी और आपको बता देता हूँ। बलवंत राय साहब के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कार्यकारी निकाय कौन था? हालाँकि कई बार मैं बता चुका हूँ, अब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। तो कार्यकारी निकाय कौन होगा? आप बताओगे पंचायत समिति। अगर आपसे ऑप्शन में पंचायत समिति ना दे, तो क्या होगा? तो होगा मध्यवर्ती स्तर, ठीक है? भाई कार्यकारी निकाय क्या है? ये है कार्यकारी निकाय, मध्यवर्ती स्तर, क्षेत्र पंचायत, ठीक है? और ये है जिला पंचायत। तो बलवंत राय साहब से कहा गया कि जिला पंचायत क्या होगा? इन्होंने कहा कि सलाहकारी निकाय अगर पूछा जाए या फिर समन्वयकारी निकाय पूछा जाए, ठीक है? या फिर पर्यवेक्षण निकाय पूछा जाए, तो ये सारा का सारा अगर आपसे निकाय पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ सलाहकारी निकाय कौन होगा, समन्वयकारी निकाय कौन होगा या फिर पर्यवेक्षण निकाय कौन होगा, तो आप बताओगे जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछे जाएँगे, कथन बना के, है ना? अगर पेपर टफ बनाया तो, इसलिए टफ की भी तैयारी रखो। अच्छा एक मुझे और बताओ, बलवंत राय साहब के अनुसार ये जो सबसे ऊपर टॉप पर बैठा है जिला परिषद, जिला परिषद। तो मुझे बताओ बलवंत राय साहब के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो आप बताओगे जिलाधिकारी। बलवंत राय साहब ने साफ-साफ कहा है कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। और ये जो 3 संस्थाएँ हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों संस्थाओं को इन तीनों संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। तीनों निकायों को निकायों को पर्याप्त संसाधन दिए जाएँ, ठीक है? ताकि पंचायतें अपना विकास खुद कर सकें। बात समझ पा रहे हो? और ये जितनी भी सिफ़ारिशें थीं, एनडीसी ने उनको जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया। एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी ने इन सभी सिफ़ारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? ये जनवरी 1956 में 1958 में इनको स्वीकार कर लिया और इसके बाद फिर अ, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही भिन्न-भिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की होड़ लग गई। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था 1961 में आई थी, है ना? जब क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम भी बनाए जाएँगे, तभी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में थी और सबसे पहले थी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन बात त्रिस्तरीय की हो रही है, तो फिर यहाँ 1961 में आएगी। वापस आऊँ, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर किसे बनाया है? तो आप बताओगे हाँ, पंचायत समिति को। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 18 देखो, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन-कौन सी हैं? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कह रहा है अशोक मेहता समिति की सिफारिशें बताओ। पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता की ये सिफारिश है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप अब कर ले जाओगे। 3 नहीं 2 स्तर पर होना चाहिए। पंचायती राज में निर्वाचन अप्रत्यक्ष होना चाहिए, तो अप्रत्यक्ष तो नहीं कहा था इन्होंने। चुनाव में गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, गैर दलीय भी नहीं कहा था, इन्होंने तो कहा था कि राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी हो। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब मैं अशोक मेहता से 3-4 बातें आपको रिवाइज़ करवा दूँ। देखो, अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अशोक मेहता समिति से जो स्टैटिक जीके बन सकती है, इसका गठन कब हुआ? 1977। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो आप बताओगे 1978 में, 1978 में, ठीक है? अब मुझे बताओ
कि इस समिति ने कितनी सिफारिशें दी टोटल? सिफारिशें कितनी थी? तो आप बताओगे 132 132, ठीक है? और मुझे एक क्वेश्चन और यहाँ से बता दो कि इनका स्तर क्या था? स्तर मैंने हाँ, इस तरह ही। पहले मुझे इसकी सरकार बताओ। अशोक मेहता समिति को कौन-सी सरकार ने गठन किया था इसका? तो आप बताओगे जनता पार्टी की सरकार। ठीक है यहाँ तक बात समझ पाए? अब जरा इनकी सिफारिशों के पास आओ। अशोक मेहता ने कौन-कौन सी सिफारिशें करी थी? चीज़ें रटी होनी चाहिए अब आपको, क्योंकि अब जो आपके पास जो समय था, वो पर्याप्त मिल चुका है ना? फिर भी अगर नहीं रटी हैं, तो कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है ये। सिफ़ारिशें। देखो, बलवंत राय साहब ने कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता ने 2 स्तर कर दिए थे। सबसे नीचे इन्होंने कहा था कि मंडल पंचायत और ऊपर इन्होंने कहा था कि जिला पंचायत हो। ठीक है? जिला पंचायत में जिला परिषद होनी चाहिए। जिला परिषद और मंडल पंचायत में मंडल पंचायत भी होनी चाहिए। लेकिन मंडल पंचायत में इनसे पूछा गया कि मुझे बताओ यहाँ कितनी आबादी हो ताकि मंडल पंचायत का गठन हो सके? तो फिर से वही सवाल 15,000 से 20,000 आबादी हो और लगभग-लगभग 15 से लेकर 10 से लेकर 15 गाँव तक होनी चाहिए। ठीक है? 10 से 15 गाँव। तो यहाँ इतनी आबादी को लेकर मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो आप? तो बलवंत राय मेहता साहब ने सिफारिश क्या थी? सबसे शानदार सिफारिश द्विस्तरीय पंचायत का गठन हो सबसे पहली सिफारिश। दूसरी, मंडल पंचायत जो भी होगी, मंडल पंचायत का गठन मंडल पंचायत का जो गठन होगा, वो 15,000 से लेकर 20,000 आबादी तक होगा। 20,000 आबादी के लिए होगा। ठीक है यहाँ तक? अब दूसरा क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता के अनुसार कार्यकारी समिति कौन थी? कार्यकारी जो निकाय था वो कौन था? वो मध्यवर्ती निकाय था, है ना? पंचायत समिति जिसे कहा जाता था। अब मुझे बताओ अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय क्या है? इनके अनुसार कार्यकारी निकाय कौन-सा होगा? तो आप बताओगे इनके अनुसार कार्यकारी जो भी निकाय होगा, वो होगा आपका जिला परिषद। जिला परिषद। ये जो टॉप लेवल का है, ये जिला परिषद। ये होगा इसका कार्यकारी निकाय। ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कई सारी और सिफारिशें दी। जैसे इन्होंने कहा जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण मिले आरक्षण मिले। इन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले संवैधानिक मान्यता मिले। अब देखो, यहाँ से आप कन्फ्यूज़ मत होना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी किसने? तो वहाँ आंसर होगा एल.एम. सिंघवी। ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना। लेकिन सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हो, इसके लिए सुझाव किसने दिया था? वो दिया था अशोक मेहता। फ़र्क बस इतना है कि एल.एम. सिंघवी की सिफ़ारिशों को मान लिया गया था, अशोक मेहता की सिफ़ारिशों को माना नहीं गया था चूँकि सरकार बदल गई थी। ठीक है? जनता पार्टी की सरकार कुछ ही महीनों के लिए आई थी और जब सरकार बदल गई तो अशोक मेहता की जो भी सिफ़ारिशें थी वो ठंडे बस्ते में चली गईं। उन सिफ़ारिशों को माना नहीं गया। लेकिन अगर अशोक मेहता को मान लिया जाता तो शायद 2 स्तर आज होते, त्रिस्तर की जगह। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो संवैधानिक स्थिति या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात सबसे पहले कही किसने थी? तो अशोक मेहता ही होंगे। लेकिन हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन्स अभी तक आपसे पूछे नहीं गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है? अ, जो एग्ज़ाम में आए हैं वो एल.एम. सिंघवी से ही आए हैं चूँकि इनकी समिति को मान्य कर दिया गया था और इनकी समिति को इनकी सिफ़ारिशों को अशोक मेहता की सिफ़ारिशों को मान्य नहीं किया गया था। ठीक है? अच्छा ये तो बात हो गई संवैधानिक मान्यता की। 2-3 मुझे और सवाल बताओ। इनकी सिफ़ारिशें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे राज्य सरकार पीआरआईज़ का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। राज्य सरकार पीआरआई का अतिक्रमण नहीं कर सकती नहीं कर सकती। इन्होंने सिफ़ारिश दी थी कि राज्य सरकारों को पीआरआई का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इन्होंने फिर कहा यदि ऐसा होता है तो ऐसी दशा में ऐसी दशा में 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए चुनाव हो जाने चाहिए। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? यानी पंचायती राज व्यवस्था का अगर अतिक्रमण हो, उनका विघटन कर दिया जाए तो
चुनाव कितने महीने के अंदर हो जाने चाहिए? 6 महीने। इसकी सिफ़ारिश भी अशोक मेहता ने दी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इनकी समिति की जो भी इ इस समिति की जो भी सिफ़ारिशें थीं, वो दुर्भावना की शिकार बन गईं और सरकार बदलते ही ये सारी की सारी सिफ़ारिशें धूल फेंकने लगीं और लागू नहीं हो सकीं। ठीक है? तो बहुत शानदार इन्होंने भी सिफ़ारिशें दी थीं, जितने भी अ, बलवंत राय हों या फिर कोई भी हो, बहुत कुल मिला के पंचायती राज व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए शानदार सिफ़ारिशें हैं इनकी भी। ठीक है? अशोक मेहता। फिर से एक बार देख लो इनको, मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। अशोक मेहता में याद क्या रखोगे? गठन 77 में, रिपोर्ट 78 में पेश की, सिफ़ारिशें टोटल 132 दी हैं। सरकार उसमें किसकी थी? जनता पार्टी की। सिफ़ारिशों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफ़ारिश किसने दी है? अशोक जी ने। और इन्होंने द्विस्तरीय में कहा है दूसरा स्तर मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत में कितनी आबादी होनी चाहिए? तो 15,000 से 20,000 की आबादी जैसे ही हो जाए, इस आबादी में एक मंडल पंचायत बना दो। इसके बाद अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय क्या था? जिला परिषद। जनसंख्या के आधार पर एससी-एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए और साथ ही साथ पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता भी मिले। लेकिन इस समिति की सिफ़ारिशें अस्वीकार हो जाने के कारण ये लागू नहीं हो सकी। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी सिफ़ारिशें दी थीं, जैसे मैं वो सारी लिख नहीं रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में सारी आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जैसे जो राजनैतिक दल हैं, वो सीधे-सीधे भाग लें यहाँ पर आपके पंचायती राज में, है ना? पंचायती राज के जो भी इलेक्शंस हों, वहाँ राजनैतिक दल भाग लें। इसके अलावा एक सिफ़ारिश इन्होंने दी थी कि राज्य स्तर पर एक मंत्री का गठन हो, जो पंचायती राज की व्यवस्था को देखे, ठीक है? तो ये सारी मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके अलावा ये समिति भी इन्होंने सिफ़ारिश की थी। इस समिति ने इसकी भी सिफ़ारिश की थी कि राज्य सरकार अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो फिर 6 महीने के भीतर-भीतर चुनाव भी होने चाहिए। वापस आ जाओ, 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अब देखो 19 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है ग्राम सभा को। देखो, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक समिति याद रखो, एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी समिति, इस समिति को याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा है या किस समिति ने कहा है? तो आंसर होगा एलएम सिंघवी। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति एलएम सिंघवी साहब ने कहा। अब यहाँ से ग्राम सभा को उठा लो और मैं 3-4 बातें आपको बहुत सारी बातें रिवाइज़ करवा देता हूँ। ग्राम सभा, ठीक है? ग्राम सभा में बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं चलता हूँ अधिनियम 1947 की तरफ। सबसे पहले मुझे बताओ अधिनियम 1947 में ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पर है? परिभाषा कहाँ पर है? तो आप बताओगे इनकी परिभाषा है धारा नंबर 2 का छा में। धारा 2 के छा में, ठीक है? मुझे बताओ ग्राम सभा की स्थापना से संबंधित कौन-सी धारा है? अगर आपसे पूछे ग्राम सभा की स्थापना से संबंधित कौन-सी धारा है? तो आप धारा नंबर बताओगे 3, ठीक है? मुझे एक और बता दो ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य से संबंधित कौन-सी धारा है? तो आप बताओगे धारा नंबर 11, ठीक है यहाँ तक? ग्राम सभा से संबंधित अधिनियम 1947 में क्या प्रावधान है? अगर आपसे परिभाषा पूछे कि परिभाषा कौन-सी धारा में है? तो 2 के छा में। स्थापना कहाँ पर है? 2 के 3 में, सॉरी, केवल धारा 3 में। और ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य कहाँ पे हैं? धारा नंबर 11 में, ठीक है? अब मैं कुछ बातें आपसे थ्योरेटिकल करता हूँ। नोट बना के इनको हमारे साथ-साथ आप लिखते रहो और समझते भी रहो। साफ-साफ कहा गया है कि जब भी कभी ग्राम सभा की बैठक होगी, तो बैठक जब भी कभी होगी, उसकी सूचना 15 दिन पहले देनी होगी। बैठक की सूचना बैठक की सूचना 15 डेज़ 15 दिन पूर्व दी जाएगी। ये बात समझ पाए? अगर आपसे सीधे-सीधे पूछे कि भैया बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होगी? तो आप बताओगे 15 दिन। इसके अलावा और मुझे बताओ, प्रधान किसी भी समय किसी भी समय साधारण या असाधारण बैठक बुलवा सकता है। बैठक बुलवा सकता है। भूलना नहीं है, कौन बुलवाएगा? साफ-साफ लिखा है, प्रधान बुलवाएगा। किसी भी समय साधारण या असाधारण बैठक बुलवा सकता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, मान लीजिए प्रधान ना बुलाए, तो फिर कंडीशन ये है
कि जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होंगे, उनका 1/5 सदस्य क्या करेगा? ये लिखित रूप से लिखित रूप से मांग करेगा कि बैठक बुलवाओ। काहे की मांग करेगा? बैठक बुलवाओ, ठीक है? अब मुझे बताओ, लिखित रूप से मांग कर रहा है तो किसी कागज में ये लोग सब लोग सिग्नेचर करेंगे। ग्राम सभा के 1/5 सदस्य मिलेंगे और वहां सिग्नेचर करेंगे, तो वो कागज फिर किसे जाएगा? प्रधान को। तो प्रधान को पत्र जिस दिन मिल जाएगा, प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज में बैठक बुला ली जाएगी। बैठक बुलाई जाएगी। ये बात समझ पाए? तो अगर ग्राम सभा के 1/5 सदस्य लिखित रूप से ये मांग कर दें कि बैठक बुलवाओ, तो प्रधान को जब भी वो पत्र मिल जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर ये बैठक बुलवाई जाएगी। ठीक है? अब एक कंडीशन ये आती है कि मान लो ग्राम प्रधान सनकी टाइप का है, वो बैठक बुलवाए ही ना, तो क्या होगा? देखो, यदि मान लीजिए ये प्रधान है, ठीक है? ये प्रधान है, प्रधान जी लिख लो, सम्मान दे दो थोड़ा-सा इनको। सपोज़ करो ये प्रधान जी हैं, ये बैठक ना बुलवाएँ, इन्होंने बैठक नहीं बुलवाई। ये जो 1/5 सदस्यों ने लिख के दिया था, वो इन्होंने फाड़-फूड़ के फेंक दिया। नहीं बैठक नहीं बुलवाएँगे। अब क्या होगा? अगर ये बैठक नहीं बुलवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायत राज अधिकारी पंचायत राज अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो 60 डेज़ के भीतर-भीतर 60 डेज़ में बैठक बुलवाए। ठीक है? ये कंडीशन आप समझ पा रहे हो? अगर प्रधान बैठक नहीं बुलवाता है, तो पंचायत राज अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी वो 60 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाए। अच्छा, अब मान लीजिए बैठक आ गई, तो बैठक होगी, लेकिन कब होगी? जब उसकी गणपूर्ति होगी। तो एक बात आप गणपूर्ति से भी याद रखो, गणपूर्ति। कौन है? गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। धारा कौन-सी है? धारा है 11 का 2। याद रखना, धारा 11 का 2। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 का धारा 11 का 2। इसमें कोरम या गणपूर्ति के बारे में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति 1/5 होगी। 1/5 का मतलब सदस्यों की संख्या का 1/5 होगी। बात समझ पा रहे हो? ये 1/5 क्या है? आप लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कन्फ्यूज़ मत होना। सदस्यों की संख्या का, ठीक है? तो गणपूर्ति या कोरम धारा 11 का 2 में है, 1947 के अधिनियम की धारा 11 का 2। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि ग्राम सभा की जब भी बैठक होगी, तो गणपूर्ति 1/5 होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब देखो, मान लो मान लीजिए बैठक हो रही है। तो अब यहाँ से मुझे 2-3 प्रश्न बताओ। बैठक हो रही है। अब मुझे बताओ बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रधान, ठीक है? अब सपोज़ करो प्रधान है ही नहीं, अनुपस्थित हो गया। ये जो प्रधान था, ये अनुपस्थित हो गया। तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये आप यहाँ दरअसल एक टॉपिक ही डाल लो। बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता, ठीक है? ये टॉपिक है आपका। अच्छा, बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन? प्रधान। अगर मान लो प्रधान अनुपस्थित है तो कौन करेगा? प्रधान द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य कर देगा। मान लो ये जो प्रधान ने जिसको मनोनीत किया ये कोई व्यक्ति था, अब ये भी अनुपस्थित हो गया। तो अब बताओ क्या होगा? प्रधान द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति करेगा अगर प्रधान नहीं होगा। लेकिन अब ये जो प्रधान द्वारा मनोनीत व्यक्ति था, ये भी अनुपस्थित हो गया। तो क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि जो सहायक विकास अधिकारी है, सहायक विकास अधिकारी पंचायत का, सहायक विकास अधिकारी किसी भी सदस्य को किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ये तीसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। यहाँ तक बात समझ पाए? अब सपोज़ करो ये जो सहायक पंचायत अधिकारी था इसने इस व्यक्ति को मनोनीत किया, कंडीशन ये हुई कि ये भी अनुपस्थित हो गया। बात समझ पा रहे हो? अब देखो सारे अनुपस्थित हो रहे हैं। पहले बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रधान। लेकिन खुदा न खास्ता ये अनुपस्थित हो गया। फिर प्रधान ये अगर अनुपस्थित हो गया है तो फिर प्रधान के द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य आ जाएगा।
अगर वो भी अनुपस्थित हो गया तो सहायक विकास अधिकारी अपनी तरफ से एक मनोनीत कर देगा। अगर वो भी अनुपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, सदस्य अपने में से किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है? यहां तक बात आप समझ पाए? पूरी की पूरी पूरे ये जो चरण है ये समझ पाए आप? फिर से समझ लो। बैठक की अध्यक्षता प्रधान करेगा। अगर प्रधान ना हो तो प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा। अगर वो भी ना हो तो सहायक पंचायत अधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा। अगर वो भी ना हो तो फिर पंचायत के जो भी सदस्य होंगे, जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, वो अपने में से ही चयन कर लेंगे। ठीक है? वापस आ जाओ। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? कहा जाता है ग्राम सभा। नेक्स्ट देखो 20 नंबर। पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? बहुत ईज़ी है, 5 साल होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो देखो। देखो, क्वेश्चन था आपका पंचायत का कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? तो आपने कहा 5 साल होता है। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है? सभी कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से पंचायत का कार्यकाल कहा था, लेकिन मुझे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताओ आप। सपोज़ करो ये है, ये क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है? ये है आपका ग्राम पंचायत है, ये है क्षेत्र पंचायत, ये है क्षेत्र पंचायत और ये क्या है? ये है जिला पंचायत। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, ये जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत है और ये जो ग्राम पंचायत है, क्या बता सकते हो ये किससे-किससे ऑपरेट होते हैं? तो ये जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत है, इसके लिए एक अलग अधिनियम है। अधिनियम है 1961 जिसे कहा जाता है जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अधिनियम। क्षेत्र पंचायत अधिनियम। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए कौन-सा अधिनियम या कब आया था? 1961 में। ग्राम पंचायत के लिए एक अलग अधिनियम है। ये कौन-सा अधिनियम है? तो आप बताओगे इसके लिए अधिनियम है संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम। अधिनियम 1947 में आया था ये। ठीक है? ये 1947 में आया। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ ग्राम पंचायत को। देखो, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 3-4 बातें आप याद रखो। कौन-कौन सी बातें हैं? समझो। देखो, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में ये सबसे पहले मुझे बताओ ये जो ग्राम पंचायत है, ये कहाँ गठन होगा इसका? कैसे गठन होगा? मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ये कोई क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र में गाँव होंगे या कई गाँव होंगे या गाँवों का समूह होगा? बोलो भई। इस क्षेत्र की आबादी होनी चाहिए कम से कम 1000। 1000 आबादी हो। तो अगर इस क्षेत्र की आबादी 1000 है, तो फिर ये जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार अगर चाहे तो इस क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है, घोषित कर देगी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि पंचायत क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? तो राज्य सरकार। पंचायत क्षेत्र की अगर घोषणा होनी है तो आबादी गाँव या गाँव के समूह को मिलाकर कितनी होनी चाहिए? ये आबादी होनी चाहिए 1000। और ये सारा का सारा मामला ये कहाँ पर वर्णित है? तो अधिनियम 1947 की एक धारा है 11 का चा। इस 11 के चा का टाइटल क्या है? टाइटल है इसका पंचायत क्षेत्र की क्षेत्र की घोषणा। इसका ये टाइटल है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछे पंचायत क्षेत्र की घोषणा कहाँ पर वर्णित है? तो अधिनियम 1947 की धारा 11 के चा में। और क्या कहा गया है उसमें? कहा ये गया है कि जिस भी गाँव या गाँव के समूह की आबादी अगर 1000 है, तो राज्य सरकार अगर चाहे तो वो पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। ठीक है? लेकिन एक शर्त होनी चाहिए यहाँ पे। शर्त क्या है? नोट, प्रधान तथा 2/3 सदस्यों का 2/3 सदस्यों का चुनाव होने पर 2/3 सदस्यों का जस्ट वेट अ मिनट यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नोट करके आप लिख लो
कि प्रधान तथा 2/3 सदस्यों का चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन किया जाएगा। पंचायत का संगठन किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक पंचायत में मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है, ठीक है? ये क्या है? ये है ग्राम पंचायत, गौर करना। इस ग्राम पंचायत में कौन-कौन होगा? एक तो होगा आपका प्रधान और बाकी के होंगे आपके सदस्य। अब ऐसी स्थिति में अगर आबादी 1000 है तो सदस्य 9 होंगे, अगर आबादी 2000 तक है तो सदस्य 11 होंगे, अगर आबादी 3000 तक है तो सदस्य 13 होंगे, अगर आबादी 3000 से ज़्यादा है तो सदस्य 15 होंगे। ये सदस्य होते हैं और एक होगा आपका प्रधान ग्राम पंचायत में, ठीक है? और इसके बारे में ये सारा का सारा मैटर आपको कहाँ दिया गया है, कहाँ वर्णित है? तो आप बताओगे धारा 12 का 1 का ग में, ये सारा मैटर दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि 1000 की आबादी तक ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे? 9, 2000 तक 1000 से 2000 तक 11, 3000 तक 13 और 3000 से अगर ज़्यादा संख्या है, जनसंख्या है तो 15 सदस्य और ग्राम पंचायत में एक होगा प्रधान। तो ये सारी की सारी बातें आपकी कहाँ लिखी गई हैं? ये सारी की सारी बातें लिखी गई हैं धारा 12 के 1 के ग में। ठीक है यहाँ तक? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, हालाँकि मैंने पहले जानकारी दे दिया है। इसके बाद भी अगर आप हाँ, ये जो मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, इनको आप जॉइन कर सकते हो। काफ़ी कम फीस है और 70 प्लस घंटे का रिवीजन कोर्स है। ये मैंने कोर्स खुद ड्राफ्ट किया है और इसमें जो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें बहुत सारे जो नए क्वेश्चंस होंगे, उनसे आपका परिचय होगा। ठीक है? जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। और साथ ही साथ ये जो 70 घंटे का रिवीजन कोर्स है, आप यकीन जानिए इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है? बहुत डिटेल से मैं इसमें चीज़ों को कवर करवा रहा हूँ। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ एमसीक्यूज़ के साथ-साथ आपको थ्योरी भी लगातार कवर करवाई जा रही है। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए। नेक्स्ट देखो 21 नंबर। 21 नंबर में कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? तो 21 जो क्वेश्चन है, इसमें कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? इसमें लघु सिंचाई है, पशुपालन है, महिला एवं शिशु विकास है, मवेशी प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण ये नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा ये 11वीं है, ये 12वीं अनुसूची में मिलेगा। 12वीं अनुसूची में मिलेगा। तो 1, 2 और 3 ये केवल पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है? 11वीं अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं, पता है आपको? 29 और 12वीं अनुसूची में कितने हैं? 18 और ये जो विषय है ना मवेशी हाउस, प्राणियों के प्रति क्रूरता, ये 12वीं अनुसूची का विषय है, ना कि 11वीं अनुसूची का। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, यानी ये जो आपने पेसा एक्ट पढ़ा है, ये पेसा की बात कर रहा है। 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व-अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो ये ग्राम सभा को दी गई है ना? मैं पेसा एक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। देखो, यहाँ आप कन्फ्यूज़ मत होना। पेसा एक्ट, देखो, पेसा एक्ट 1996 तो ये अस्तित्व में कब आया था पेसा एक्ट? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। ये अस्तित्व में आया था 24 दिसंबर को 1996 में। ये तारीख याद रखना 24 दिसंबर 1996। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से सिंपल सा, अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पी से होता है पंचायत, पंचायत, ई से होता है एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़, फार नहीं होगा, टू द शेड्यूल्ड एरियाज़, ठीक है? इसका पूरा नाम याद रखना, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़। अच्छा, अब मैं एक आर्टिकल आपको समझा देता हूँ। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 243 का एम, गौर करना इसको। ये जो आर्टिकल 243 का एम है, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि ये जो भाग 9 है, पंचायती राज से संबंधित जो भाग 9 है, भाग 9 के प्रावधान प्रावधान निम्न क्षेत्रों पर निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। गौर करो, ये जो भाग 9 है, भाग 9 में क्या है? पंचायती राज।
पंचायती राज के जो प्रावधान हैं, वो कई सारे क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कहाँ-कहाँ? आओ देखो। सबसे जो पहला पॉइंट दिया है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 244 के खंड 1 और या ये आप समझो खंड 1 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, खंड 1 के अनुसूचित क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा और खंड 2 के जनजाति क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरे सब क्लॉज का ए पॉइंट ये कहता है कि नागालैंड ये राज्य याद रखना पूछे जाते हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर जिला परिषदें विद्यमान हैं, जिला परिषदें विद्यमान हैं, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो पहला वाला आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं होती है? नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम। साथ ही साथ मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर जिला परिषदें विद्यमान हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ये व्यवस्था लागू नहीं होती। पश्चिम बंगाल में कौन से क्षेत्र? तीसरा सब क्लॉज़ कहता है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र वहाँ पर, दार्जिलिंग क्षेत्र। हालाँकि पश्चिम बंगाल में लागू है, लेकिन ये वाले क्षेत्र जो दार्जिलिंग के क्षेत्र है, जहाँ पर गोरखा हिल विद्यमान है, वहाँ पर ये क्षेत्र ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है? अब देखो मैं एक क्लॉज़ आपको बताता हूँ। आर्टिकल 243 का एम का तीसरे का एक, इसको उठाओ। तीसरे का एक, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि एससी का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। ये बातें याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए एससी का आरक्षण कहाँ लागू नहीं होगा, तो फिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है? एक मुझे और बता दो, लगे हाथों। आर्टिकल नंबर 243 का एम का चौथे का बी, ये भी याद रखो। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, क्या अधिकार है? संसद को यह अधिकार है कि वह जो वर्जित क्षेत्र हैं, वर्जित एससी-एसटी के क्षेत्रों में पंचायत संबंधी कानून बनाकर लागू करे, लागू कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रतिबंधित एससी-एसटी के क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायत संबंधी कानून लागू नहीं होता है, वहाँ भी पंचायत संबंधी कानून बनाकर लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो आप बताओगे संसद के पास है। ठीक है? सिंपल से क्वेश्चन्स हैं, इनको आप बार-बार रिवाइज़ करो। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो इनको रिवाइज़ करो और ख़ास तौर से ये सेगमेंट आप भूलिएगा नहीं इतना। और ये 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, इन राज्यों को। ठीक है? वापस आइए क्वेश्चन में। 22 नंबर में इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। 23 नंबर देखो। 23 कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है ये नहीं, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, यही करेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 24 नंबर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा टफ बनाता हूँ। आओ देखो कैसे? स्थानीय स्वशासन का पिता, ध्यान दो। अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ स्थानीय स्थानीय स्वशासन का पिता ये कौन है? तो आप क्या बताओगे? ये है रिपन। ठीक है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक संकल्प पेश किया था और ये जो संकल्प पेश किया था इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इसे ही कहा जाता है। अच्छा ये जो रिपन है, ध्यान दो, अगर मैं केवल और केवल रिपन को उठा लूँ, तो रिपन का कार्यकाल लगभग 1880 से लेकर 1884 तक भारत में रहता है। इनके बारे में बहुत सारी बातें चर्चित हैं, जो आपको पता होनी चाहिए चूँकि रिपन आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्वशासन का इन्हें पिता कहा जाता है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वाधिक
लोकप्रिय लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताओगे? सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था सॉरी, ये रिपन ही था। और ये सब किसने कहा है? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने रिपन साहब को लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे भारत में, भारत के उत्थान के लिए। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, या हम कहें इन्होंने, रिपन साहब ने एक पुस्तिका लिखी थी। इसको कहा जाता है द ड्यूटी ऑफ एज। इसको याद रखना। और रिपन से पूछा गया कि भाई आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो रिपन ने कहा कि मेरा मूल्यांकन मेरे मेरे कर्मों से करना, कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, मेरे शब्दों से नहीं। ये रिपन साहब के डायलॉग थे। तो काफी भावुक होने वाले डायलॉग हैं, और वास्तव में इन्होंने काम भी अच्छा किया था। इसी वजह से जो हमारे यहाँ नाइटेंगल थी नाइटेंगल फ्लोरेंस नाइटेंगल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था। भारत का उद्धारक कैसे लिखेंगे? उद्धारक। ठीक है। तो भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? इसी रिपन को। और ये किसने कहा? ये कहा इन्होंने, नाइटेंगल ने। अच्छा, अब देखो मैं बात कर ली 2-3 बातों की। कौन-सी बातें हैं? जैसे मान लीजिए ये प्रस्ताव आया था 1882 का। 1882 का प्रस्ताव आया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें कौन-कौन सी बातें हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली इसमें बात क्या थी? ये 1882 है क्या? ये स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है? जैसे सबसे पहली बात, स्थानीय बोर्डों को स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य और निश्चित आय के साधन दिए जाएँ, आय के साधन मिले। पहली बात। दूसरी इसने सिफ़ारिश क्या की? इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका बोर्ड का गठन किया जाए, तालुका बोर्ड का गठन किया जाए। और इसने सिफ़ारिश क्या दी? इसने सिफ़ारिश दी कि स्थानीय संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो। ये सारी की सारी सिफ़ारिशें इसने दी। तो वापस आओ, जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रिपन को। 25 नंबर पे देखो, भारत में इनमें से कौन-सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत कौन-सा नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है ना? निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये भी आते हैं, नन ऑफ दीज़, ये नहीं आता है। ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 26, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था? सबको पता होगा, राजस्थान के नागौर में। मैं इसमें 3-4 प्रश्न और ऐड करता हूँ। देखो, आओ वापस। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 26। ठीक है? इस 26 में देखो ध्यान से, पंचायती राज का जो उद्घाटन था, वो तो आप सबको पता है, राजस्थान से किया गया था। कहाँ? नागौर में। और तारीख क्या थी? 2 अक्टूबर 1959। ठीक? इस दौरान जवाहरलाल नेहरू इकट्ठा मतलब जवाहरलाल नेहरू उपस्थित हुए। ठीक है? ये उपस्थित हुए थे राजस्थान के नागौर में। और जब इन्होंने कहा कि राजस्थान के नागौर में हम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एक डायलॉग भी मारा। और ये डायलॉग जो है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा, "हम भारत के हम भारत के लोकतंत्र या पंचायत राज की आधारशिला रख रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं।" ठीक है? इस डायलॉग को आप याद रखना। अच्छा, अब मैं आपसे 3-4 2 सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ, सर्वप्रथम पंचायत राज कहाँ लागू किया गया? पंचायत राज, ये 2 राज्य याद रखना, सबसे पहले है राजस्थान और फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पंचायत राज
इन्हीं दोनों राज्यों में लागू किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। लेकिन ध्यान दें, पंचायत राज की ये त्रिस्तरीय प्रणाली थी, त्रिस्तरीय प्रणाली। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली कहाँ लागू हुई? राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। अब मैं बात यूपी की कर लेता हूँ। बताओ, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज की त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय प्रणाली ये कब लागू हुई थी? तो आप बताओगे 1961 में। मैंने त्रिस्तरीय बोला है, मैंने एक स्तरीय नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। एक स्तरीय के लिए आपकी ग्राम सभा के लिए तो 1947 में ही अपने यहाँ अधिनियम बन चुका था। लेकिन त्रिस्तरीय अगर पूछा जाए तो 1961 आंसर होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 26 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। और अब आ जाओ 27 में। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के थे नरसिम्हा राव साहब। ठीक है, अब देखो मैं इसके बारे में और आपको डिटेल में बता दूं। नरसिम्हा राव, ध्यान दो। पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान दो। सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव को हटाओ, सबसे पहले शुरुआत करो राजीव गांधी से। राजीव गांधी से, ठीक है। राजीव गांधी के बारे में याद रखो, ये 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। एक्ट नहीं था वो दरअसल बिल था। एक्ट गलत लिख के आए, यहाँ बिल कर लो। क्योंकि एक्ट तो तब बनेगा ना जब पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा। तो 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आए थे राजीव गांधी। और ये किससे संबंधित था? ये था पंचायती राज के संवैधानीकरण से संबंधित, संवैधानीकरण से संबंधित था। ठीक है, ये जब लाया गया तो लोकसभा गया। ऐसे समझो, जब भी कभी कोई बिल आता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है लोकसभा में। फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो जाता है राज्यसभा में। फिर इसके बाद वो कहाँ जाता है? वो जाता है राष्ट्रपति के पास। और इसके बाद वो बन जाता है एक्ट। ठीक, ये प्रोसेस होता है। तो ये लाया गया बिल, राजीव गांधी जी लेकर आए। लोकसभा से तो ये पास हो गया, राज्यसभा में जाके फेल हो गया। तो राजीव गांधी का जो ये प्रयास था, वो प्रयास असफल हो गया। ठीक है, अब फिर इसके बाद सरकार बनी, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर इसके बाद सरकार बनी वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार। ये जो सरकार थी, ये इसे कहा जाता था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। इसने भी प्रयास किए। इसने क्या प्रयास किए? सितंबर 1990 का साल था, का दौर था। बिल ये पंचायती राज से संबंधित ये बिल लाए। लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास और उसके बाद वो बन जाता है एक्ट। जैसे ये लाए, लोकसभा में इन्होंने पेश किया। लेकिन सरकार ही गिर गई। सरकार गिर गई, और जब सरकार गिर गई तो फिर ये जो विधेयक था इनका, वो समाप्त हो गया। विधेयक समाप्त, अर्थात वीपी सिंह की सरकार में भी जो प्रयास हुआ पंचायती राज के लिए, वो प्रयास असफल हो गया। असफल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सरकार फिर से बदली। सरकार किसकी आई? पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। और पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अस्तित्व में आया। और ये 92 लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, और ये राष्ट्रपति की अनुमति से भी पास हुआ, और अधिनियम बन गया। इसके बाद इसको लागू कर दिया गया कब? 24 अप्रैल 1992 को। एक जस्ट जस्ट वेट अ मिनट। 1992 नहीं है, 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। ऐसे बना है हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा पार्ट। अब देखो 28 नंबर कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 11 है पंचायती राज से और 12 है नगर पालिका से। तो पंचायती राज से सही हो जाएगा इसका, है ना? अब मुझे ये बताओ, ये तो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। अब चूंकि आपके पास समय है अभी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो एक काम करिए, थोड़ा सा टफ भी पढ़ने का प्रयास करो। जैसे जो 11वीं अनुसूची है, ये जो अनुसूची है आपको पता होगा इसमें 29 विषय हैं, और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है, इसको भी पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है ना। और ये सारी बातें अगर आपको रट चुकी हैं,
तो फिर अब एक कदम और आगे बढ़ाइए। जैसे मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में जैसे आपको ऐसे याद करना है, 29 विषय रखे हैं, उनकी एक स्टोरी बना लो। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये किसानी करना चाहता है, ठीक है? ये क्या करेगा? कृषि करेगा। तो कृषि के लिए क्या होनी चाहिए? इसके पास भूमि होनी चाहिए, ठीक है? और अगर इसके पास कृषि करने के लिए इसके पास भूमि होगी, तो भूमि पर कृषि ये तभी कर पाएगा जब इसके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन हो। बात समझ पा रहे हो? सिंचाई का साधन होने का मतलब क्या है? इसके पास जल प्रबंधन की व्यवस्था हो, साथ ही साथ अगर जल प्रबंधित नहीं हो पा रहा है, तो नदियों में जो पानी है, नदियों के माध्यम से सिंचाई करे, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर ये कृषि करना चाहता है, तो इसके पास भूमि होनी चाहिए। भूमि होनी चाहिए, तो फिर सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी है, तो फिर ये क्या करेगा? ये पशुपालन करेगा। भाई हरियाली हो जाएगी अच्छी खासी, तो फिर पशुओं को भी चारा खिला सकेगा। और अगर इसके पास पशुपालन अच्छा हो गया, तो फिर ये अपने दुग्ध का व्यवसाय कर सकेगा, ठीक है? दुग्ध का व्यवसाय कर सकेगा और साथ ही साथ मछली भी पालेगा, चूँकि पानी इसके पास है, तो मत्स्य पालन की भी व्यवस्था करेगा। जब मत्स्य पालन की व्यवस्था करेगा, तो इसके पास एक अलग से उद्योग स्थापित हो जाएगा, वो होगा मत्स्य उद्योग। बात समझ पा रहे हो? तो ये इस तरह से आप एक स्टोरी टाइप की बना सकते हो और ऐसे करके आप सीक्वेंस में जब 10 से 12 बार इनको लगातार लिखोगे, तो आपको ये सारे के सारे कॉलम्स याद हो जाएँगे। तो जैसे कृषि, 11वीं अनुसूची में कृषि किस नंबर पर आता है? तो पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर आता है, ये तीसरे स्थान पर आता है, ये चौथे स्थान पर आता है, ये 5वें स्थान पर आता है, ऐसे एंड सो ऑन। तो ध्यान रखिएगा, कृषि के लिए क्या चाहिए? भूमि, भूमि पर अगर कृषि करनी है, तो फिर क्या होनी चाहिए? सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अर्थात पानी होना चाहिए। नदियों का जो पानी है या नदियों के मध्य जो भूमि है, उस पर भी हम सिंचाई कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। तो नदियों के मध्य भूमि का विकास, ये भी एक विषय है। और जब सिंचाई अच्छी होगी, तो हमारे पास जो भी जानवर होंगे, हम उनके लिए चारा काट सकेंगे, है ना? उनको खिला सकेंगे, तो पशुपालन हो गया। पशुपालन अगर अच्छा होगा, तो दुग्ध व्यवसाय हमारा अच्छा होगा, मछली पालन अच्छा होगा और इस तरह से हमारे पास एक बड़ा-सा उद्योग स्थापित हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे मत्स्य उद्योग। ऐसे करके आप स्टोरी बना के याद करने का। अब ये 29 के 29 विषय, वो समय आ गया है कि अब आप 29 के 29 विषय को याद करने की पूरी तरह कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। तैयार रहो इसके लिए। वापस आ जाओ। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दूसरा। नेक्स्ट देखो 29। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? कौन है जो राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ये है राज्य वित्त आयोग। कई बार मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर रिवीजन करो जरा। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। मुझे बताओ, ये जो राज्य वित्त आयोग है, ये अधिनियम 1947 में कौन सी धारा है जिसमें इसकी परिभाषा का वर्णन है? परिभाषा, परिभाषा बताओ कहाँ है? फिर मुझे बताओ कि राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन-सी धारा में प्रावधान दिए गए हैं? तो परिभाषा है 2 का ज्या का ज्या, दोनों याद रखना और ये है 32 का का। राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ है? 32 के का में, ठीक है? ये दोनों बातें याद रखो। अच्छा, अब आ जाओ जरा मैं इनके अध्यक्ष आपको रिवाइज़ करवा दूँ। तो अध्यक्ष के लिए एक याद रखो, बीटी सैन, बीटी सैन, बी का मतलब है भालचंद्र, भालचंद्र। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टी-एन धर, टी-एन धर। एस का मतलब है एस-ए-टी रिजवी, ठीक है? ऐसे आप क्रम से याद रख सकते हो। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अतुल कुमार गुप्ता, अतुल कुमार। और एम का मतलब है मिश्रा जी, मिश्रा यानी कि कौन से मिश्रा? आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा। ऐसे याद रखो बीटी सैम, बीटी बैगन होता है ना, बीटी बैगन प्रजाति, वैसे ही बीटी सैम, ठीक है? वापस आओ। 29 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो 30। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 साल का होता है? बताओ भाई, कौन-सी तारीख से 5 साल का होता है ये पूछ रहा है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, यही सही है। ये गलत है। चुनाव परिणाम, ये भी गलत है। सदस्य, ये भी गलत है। ये पहला वाला सही हो जाएगा। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 साल। अब देखो ये प्रावधान दिया कहाँ गया है, इसके बारे में देखो। तो एक धारा याद रखना, धारा है 12 का 3। इसमें साफ-साफ लिखा है, क्या लिखा है?
ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 साल तक बनी रहेगी। ठीक है? तो ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए जो नियत दिनांक है, उससे 5 साल तक बनी रहेगी। इसका प्रावधान कहाँ है? 12 के 3 में। अब यहाँ पर आओ जरा मैं अधिनियम 1947 को उठाता हूँ। अधिनियम 1947 को मैं उठाता हूँ और इसमें एक धारा दी है, धारा है 95 का 1 कक्षा। इस धारा को याद रखना। ये धारा क्या कहती है? ये धारा साफ-साफ कहती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये धारा कहती है कि ग्राम पंचायत का प्रधान हो या फिर ग्राम पंचायत का सदस्य हो, किसी भी समिति का सदस्य हो, गौर करना, किसी भी समिति का मतलब है मैंने कहा संयुक्त समिति भी हो सकती है, जो धारा 30 में वर्णित है, संयुक्त समिति भी हो सकती है या फिर भूमि प्रबंधक समिति भी हो सकती है या फिर न्याय पंचायत के सरपंच हों, पंच हों या फिर सहायक सरपंच हों, ठीक है? तो ये जितने भी हैं, चाहे ग्राम पंचायत का प्रधान हो या फिर सदस्य हो या समिति के कोई भी सदस्य हों, इन सभी को राज्य सरकार हटा सकती है। राज्य सरकार हटा सकती है। अच्छा ठीक है, लेकिन कारण क्या होगा? कारण होगा कि लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित हो जाएँ, 3 बैठकों में अगर ये सभी अनुपस्थित हो जाएँ, तो इनको राज्य सरकार हटा सकती है। ठीक है? ये बैठकें याद रखना, किसको-किसको हटा सकती है, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रधान हो या सदस्य हो, समिति का कोई सदस्य हो। समिति से आशय मेरा है संयुक्त समिति या फिर भूमि प्रबंधक समिति से या फिर न्याय पंचायत का कोई भी सरपंच हो, पंच हो या सहायक सरपंच हो, सभी को राज्य सरकार हटा सकती है, अगर ये लोग 3 बैठकों में अनुपस्थित हो जाते हैं, लगातार 3 बैठकों में। और ये सब कहाँ वर्णित है? अधिनियम 1947 की धारा 95 का 1 का छा में, ठीक है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 का पहला वाला। तो ये सारी बातें आप याद रखो, तो आज यहीं तक रखते हैं। इससे पहले मैं इसको एंड करूँ, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को नहीं जॉइन किया है, तो आज मॉक टेस्ट नंबर चौथा अपलोड किया जाएगा, संडे है आज। तो मॉक टेस्ट नंबर चौथे को अटेम्प्ट करने के लिए आप ज़रूर जॉइन करिए हमारी टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला को। धन्यवाद।